नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। सबसे पहले रुक करते हैं बुलेट पॉइंट्स का। रुके हुए रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को सरकार देगी रफ्तार। सरकार ने अमिताभ कांत की अध्यक्षता में रुके हुए प्रोजेक्ट के लिए किया कमेटी का गठन। कमेटी में डीएफएस सेक्रेटरी, एमसीए सेक्रेटरी और अर्बन इंफ्रा के सेक्रेटरी मेंबर। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रुके हुए प्रोजेक्ट। कमेटी ने देश भर में रुके हुए प्रोजेक्ट का ब्यौरा मंगाना शुरू किया। महाराष्ट्र रेरा ने प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग के लिए जारी किया कंसल्टेशन पेपर। सभी स्टेक होल्डर से 15 जुलाई तक मांगे सुझाव। जनवरी 2023 के बाद रजिस्टर हुए प्रोजेक्ट की होगी ग्रेडिंग। प्रोजेक्ट ग्रेडिंग को लेकर होम बायर संगठन के प्रेसिडेंट और रेरा एक्सपर्ट के साथ चर्चा। एनसीआर हैदराबाद समेत देश के टॉप शहरों में बढ़ रहा घरों का औसत आकार। एमएमआर चेन्नई में दिखा उल्टा ट्रेंड, दूसरे शहरों के मुकाबले घटा घरों का औसत आकार। एनारॉक के सर्वे पर चेयरमैन अनुज पुरी के साथ खास चर्चा। देश के टॉप शहरों में सालाना 8% बढ़े घरों के भाव। बाकी शहरों के मुकाबले एनसीआर में सबसे अधिक सालाना 16% बढ़े प्रॉपर्टी के भाव। कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी दिखी दाम में तेजी। एमएमआर में सालाना कम हुई घरों की कीमतें। क्रेडाई, कॉलियर्स और लाइसिस फोरास के रिपोर्ट में जारी हुए आंकड़े। लाइसिस फोरास के एमडी पंकज कपूर के साथ चर्चा। और अब बात करते हैं रियल ट्रेंड्स की। महाराष्ट्र के घर खरीदारों के लिए काम की खबर है। रियल एस्टेट में पारदर्शिता को बढ़ाने और घर खरीदारों को प्रोजेक्ट चयन में सहूलियत देने के मकसद से महाराष्ट्र रेरा ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। इसमें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की ग्रेडिंग के लिए फ्रेमवर्क दिया गया है। इस कंसल्टेशन पेपर की अहम बातें क्या हैं? ग्रेडिंग घर खरीदारों के सुरक्षित निवेश के लिए कितना कारगर सिस्टम हो सकता है, समझते हैं घर खरीदारों के संगठन एफपीसी के प्रेसिडेंट अभय उपाध्याय और रेरा की जानकार एडवोकेट और सॉलिसिटर तृप्ति दफ्तरी से। हमने महाराष्ट्र रेरा के अधिकारियों से भी संपर्क किया था, लेकिन वो चर्चा में शामिल नहीं हो सके। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं तृप्ति जी आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा कि हाईकोर्ट ने एक मामले में महारेरा से ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर सवाल पूछा था। अब प्रोजेक्ट ग्रेडिंग सिस्टम की पहल करना घर खरीदारों के लिए कितना उपयोगी होगा, इसकी खास बातें क्या हैं जो महाराष्ट्र रेरा ने यह कंसल्टेशन पेपर जारी किया है? तो मेरे हिसाब से ये बॉम्बे हाईकोर्ट का एक मैटर था, उपकार सिंह। उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा था स्टेट गवर्नमेंट से कि महारेरा के पास ऐसे कुछ योजना है जैसे कि रेटिंग ऑफ डेवलपर्स कर सकते हैं कि नहीं। तो अब रेरा एक्ट में अगर देखा जाए तो सेक्शन 32F के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्रेडिंग अवेलेबल है। हम लोग प्रोजेक्ट डेवलपर्स का ग्रेडिंग कर सकते हैं। अभी होम बायर के लिए ये क्यों फायदेमंद है? क्योंकि ये जैसे कि ये कंसल्टेशन पेपर है, सबका सजेशंस आएगा इसके ऊपर, पर ग्रेडिंग के ऊपर कौन से मेन पैरामीटर्स ये लोग रखने वाले हैं, ये हम लोग एज एन अलॉटी देख सकते हैं कि कितने प्रोजेक्ट प्रमोटर ने कंप्लीट किए हैं, कितने प्रोजेक्ट में प्रमोटर ने कितना मॉर्गेज लिया है और कितना एनकम्बरेंसेस है कि नहीं है, लिटिगेशंस कितने पेंडिंग है। वो हिसाब से अगर जो रेटिंग करेंगे, जैसे कि वो लोग जो आईटी सॉल्यूशंस के साथ जो अपना पैरामीटर्स इवॉल्व करेंगे, उसके हिसाब से अलॉटी को एक जानकार डिसीजन करने का मौका मिलेगा कि ठीक है, मेरे हिसाब से ये प्रमोटर का हाईएस्ट रेटिंग है, इतना प्रोजेक्ट उसने कंप्लीट किया। ये बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अबे सर, आपके पास आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि इससे पहले हमने देखा कि यूपी रेरा ने भी ग्रेडिंग सिस्टम शुरू किया था। वहां ये कितना कारगर रहा, कैसा अनुभव रहा आपका? और अब महाराष्ट्र ने ये जो पहल की है, इसे कैसे देखते हैं आप? दीपक जी, पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, महाराष्ट्र रेरा का अगर आप कंसल्टेशन पेपर देखेंगे तो ये सारा कुछ ओन अप कर रहे हैं, ये खुद ही करना चाहते हैं। इनके सिस्टम से ग्रेडिंग निकलेगी, जहां पे मेरे को बहुत बड़ी आपत्ति है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या हमने जो महाराष्ट्र रेरा को जो काम दिया गया था, फर्स्ट काम जो है, आप रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट में भी देखेंगे तो रेगुलेशन पहले आता है, तो क्या इन्होंने रेगुलेशन का काम कंप्लीट कर लिया? अगर 6 साल के बाद इनको ये पता चलता है कि डेवलपर्स जो है अपना वेबसाइट ही अपडेट नहीं कर रहे हैं, अपडेशन नहीं कंप्लीट, और 6 साल के बाद हजारों की संख्या में नोटिस भेज रहे हैं, तो या तो इनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, या तो इनके पास में उतना समय नहीं था कि ये इसको देख पाए, या इनकी मंशा नहीं थी कि प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं उसको कंट्रोल करें और देखें कि प्रोजेक्ट कहाँ कंप्लीट और सारी इंफॉर्मेशन जो उसे वेबसाइट से लोगों को मिल रही है वो सही मिल रही है कि नहीं, सारा चीज अपडेट है कि नहीं है। तो अगर वो ये काम नहीं कर पा रहे थे किसी भी वजह से, तो फिर ये ग्रेडिंग खुद के ऊपर लेंगे, उनके ऊपर किसका विश्वास बैठेगा? कोई खुद से किसी को रेटिंग नहीं करता। रेटिंग एजेंसीज एकदम इंडिपेंडेंट अलग होती हैं। तो अगर आप
को ले लेंगे तो कल आप समझिए कि अगर कल किसी आपके प्रोजेक्ट को जिसको आपने ग्रेडिंग ए दी है या सबसे बेस्ट कहा है, जी। बहुत बढ़िया, और उसमें कोई कंप्लेन आती है तो क्या आप उसके खिलाफ किस मुंह से एक्शन लेंगे जब आपने खुद ही उसको कहा था कि अच्छा है? और क्या आप उसकी तरफ बायस नहीं होंगे या अनबायस्ड आप जजमेंट वहां पे दे पाएंगे? जैसा कि अभय जी भी कह रहे हैं, बजाय महारेरा की ग्रेडिंग करने के अगर कोई अलग एजेंसी इसे मॉनिटर करके ग्रेड करती तो क्या ज्यादा बेहतर नहीं होता? क्योंकि इसमें बिल्डर जो जानकारी अपलोड करेगा उसी के आधार पर ग्रेडिंग होगी, तो इसकी मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? ये ग्रेडिंग सिस्टम महारेरा खुद नहीं करेगी। ये महारेरा क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी कि जो इंफॉर्मेशन प्रमोटर के मुझे देता है वो हिसाब से एक फॉर्मूला डिराइव होएगा कि ठीक है ये हिसाब से, ये इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या रेटिंग होनी चाहिए। मुझे अगर रेटिंग करनी हो कोई डेवलपर की तो मैं देखूंगी कि कितने प्रोजेक्ट में उसने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाया, कितने प्रोजेक्ट उसने फुल्ली कंप्लीट किए हैं, क्या अमेनिटीज उसने दिए हैं, वो अमेनिटीज पूरे किए हैं कि नहीं, वो लिटिगेशन में कितना पेंडिंग है उसका, वो सब पैरामीटर्स अगर देख के रेटिंग किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ठीक है मैंने आपका 10 रेटिंग दिया है तो यही बिल्डर सबसे अच्छा बिल्डर है। थोड़ा ड्यू डिलिजेंस अलॉटी को भी करना पड़ेगा तो देख सी इंश्योर कि नहीं ये प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट का भी इम्पोर्टेंट है कि ये बिल्डर तो अच्छा है पर ये प्रोजेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में जी। कितना टाइम है, वो ड्यू डिलिजेंस तो अलॉटी को अपने बिल्कुल। आप करना भी पड़ेगा। ठीक बात है। अभय जी, जैसा कि हम देख रहे हैं इस कंसल्टेशन पेपर में फाइनेंशियल, लीगल, टेक्निकल, टाइमली कंप्लीशन, रिस्क, इन सबको शामिल किया गया है। इसमें होम बायर को भी इसमें जोड़ने की गुंजाइश हो सकती थी क्या, या अभी भी कंसल्टेशन पेपर है, अगर सुझाव आप भेजेंगे तो शायद वो शामिल हो जाए? दीपक जी, यहीं पे तो मेरी आपत्ति है। तृप्ति जी ने जो बात कही वो शायद वो एक्सपीरियंस को यूज नहीं करी, वो सारा चीज फ्यूचरिस्टिक बता रही हैं कि भाई हम लोग ये पेपर लेंगे, वो अपलोड करेंगे, वो देखेंगे, करेंगे। हमने किया क्या? 6 साल में आपने कोई पेपर लिया ही नहीं। आपके डेवलपर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपको अपडेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या किए, प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा, क्या प्रोग्रेस है उस प्रोजेक्ट का। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आगे चल के वो पूरा काम करेंगे? पेपर के अपडेट के बेसिस में अगर ग्रेडिंग करेगा महाराष्ट्र रेरा, उनका सिस्टम करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो ग्रेडिंग की क्या वैल्यू होगी। पहली बात। दूसरी बात, जो स्टेक होल्डर है कहीं भी उस ग्रेडिंग के प्रोसेस में उसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो थंब रूल है। तो कहने का मतलब कि जो उसमें स्टेक होल्डर है, he should be kept out. He is only person who will supply the documents, information about that project, but he should not be part of the grading process. ये होना ही नहीं चाहिए। And not only that, रेगुलेटर को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए। उन्होंने दुबई का एक एग्जांपल दिया है। अब दुबई में भी रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है वहां पे, लेकिन वहां पे भी ये ग्रेडिंग वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं करती है। इन्होंने, मैं इसको वेरीफाई नहीं किया हूं, लेकिन जो इन्होंने लिखा है कि लैंड डिपार्टमेंट जो है वो एक एक फ्लोर को विजिट करके करता है। क्या रेरा के, महारेरा के पास में ये डॉक्यूमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इस तरीके से वो एक एक फ्लोर का पिक्चर लेके एक एक फ्लोर को चेक करके, और अगर ये तो आज उसके हैंड पर होते कितने प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं, क्यों हैं, कहां पे कितने प्रोजेक्ट कितने से बिहाइंड है, फिर उनको अपडेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल, तो मतलब घूम फिर के जो बात आ जा रही है वो मॉनिटरिंग पर ही आ जा रही है। तृप्ति जी, कुछ कहना चाहेंगे आप अभय जी की बात पे? आई एब्सोल्युटली अग्री कि कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है ये ग्रेडिंग सिस्टम, वो तो ऑफकोर्स हम लोग को देखना पड़ेगा जब भी ग्रेडिंग सिस्टम एक्चुअली होएगी तभी। पर 2 बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये कंसल्टेशन पेपर में लिखा भी है कि जो जनवरी 2023 के बाद प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए हैं उनको ही ग्रेडिंग अप्लाई होगा। ये पहले के प्रोजेक्ट्स जो है उसको अभी वो लोग अप्लाई करने का कोई भी गुंजाइश नहीं है। सेकेंडली, उन लोग ने खुद ने लिखा है कि देयर आर रेटिंग सिस्टम्स व्हिच आर देयर एग्जिस्टिंग इन द रियल एस्टेट सेक्टर। कंसल्टेशन पेपर में वही वो भी लिखा है। मुझे लगता है कि कोई पैरामीटर्स के बेसिस पे वो लोग ग्रेड करेंगे प्रमोटर्स को। तो बहुत शुक्रिया करेंगे अभय सर आपका, और बहुत शुक्रिया करेंगे तृप्ति मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं रियल ट्रेंड्स की। हाल में डेवलपर संगठन क्रेडाई, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कॉलियर्स और रियल एस्टेट रिसर्च फर्म लाइसिस फोरास ने देश के टॉप 8 शहरों में घरों की कीमतों को लेकर एक ज्वाइंट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के आंकड़े गौर करने वाले हैं। एक और जहां दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त डिमांड के चलते सालाना 16% प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ती दिखी हैं, तो वहीं एमएमआर में इसके उलट भाव में सालाना 2% की कमजोरी देखने को मिली है। वहीं तिमाही आधार पर अगर हम देखें तो बेंगलुरु, अहमदाबाद, हैदराबाद में घरों के भाव में तेजी है, लेकिन एमएमआर, एनसीआर और पुणे में भाव स्थिर हैं।
अनसोल्ड इन्वेंट्री यानी बिना बिके घरों की जो तादाद है वो बढ़ी है। हालांकि इसमें 95% अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, यानी अब भी घर खरीदारों का जो फोकस है वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। और क्या बारीकियां हैं इस रिपोर्ट की और किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, समझते हैं लाइसेंस फोरास के मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कपूर से। पंकज सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल ये होगा कि रिपोर्ट की बारीकियां क्या है, पहले तो वो बताइए। बेसिकली ये अगर आप 2023 के अंदर देखेंगे तो हमें सबसे ज्यादा न्यू लॉन्चेस दिखाई दिए और साथ में सेल्स भी सबसे ज्यादा अच्छी हुई। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो करीब 3,53,000 यूनिट की जो है वो न्यू लॉन्चेस हुए, जिसकी वैल्यू करीब 5 लाख करोड़ है। ये टॉप 60 सिटीज जो हैं उसका डेटा जो हम कैप्चर करते हैं उसके बेसिस के ऊपर है। तो जिस सिटी में सप्लाई ज्यादा है वहां पे कम ग्रोथ है, जैसे मुंबई MMR रीजन्स में देख लीजिए तो 2,83,000 यूनिट का अनसोल्ड स्टॉक है। NCR के अंदर अगर आप देखें तो सबसे थोड़ी ज्यादा बढ़ोतरी प्राइजेस की इसके लिए दिखाई दी, क्योंकि दिल्ली NCR के अंदर हमारा आज भी करीब जो टोटल अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो एक तो 1,47,000 यूनिट है, लेकिन इसमें से भी करीब 50 से 60% इन्वेंट्री ऐसी है जो अभी भी स्टॉल्ड है, जिसका रिजोल्यूशन नहीं हुआ है, तो वो मार्केटेबल स्टॉक नहीं है। तो जो लिमिटेड मार्केटेबल स्टॉक होने की वजह से और कुछ एक ही बिल्डर्स हैं जिनका पार्टिसिपेशन मार्केट में है, इसको देखते हुए थोड़ी आपको ज्यादा तेजी दिखाई दी है प्रॉपर्टी प्राइसेस के अंदर दिल्ली NCR के अंदर। पंकज सर, अनसोल्ड इन्वेंट्री में हमने देखा कि 12% का इजाफा हुआ है, हालांकि 95% अनसोल्ड स्टॉक अंडर कंस्ट्रक्शन है। यानी एक बात तो साफ है कि घर खरीदारों को जो फोकस है वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की ओर बना हुआ है। क्या ये ट्रेंड जारी रहता देख रहे हैं आप? पिछले 1-1.5 साल के अंदर थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन और अर्ली स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में सेल्स में इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। जो अगर हम देखें 2017 के बाद जो है 16 के बाद से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड था, जब 50 से 60% स्टॉक जो बिकता था वो नियरिंग कंप्लीशन या कंप्लीटेड बिल्डिंग होती थी। अभी इसका रीजन ये है क्योंकि रेरा आ गया है, बिल्डर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर है, इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी हुआ है और न्यू लॉन्चेस भी हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, अभी भी करीब 50 से 60% जो है प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखें तो बिल्डर का स्टॉक जो है 5 से 10% के रेंज में ही रेडी होता है। ये नहीं कह सकते हैं कि ये अभी इम्प्रूव हुआ है अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर सेल्स, पहले ये डिक्लाइनिंग कर्व था, तो अब मार्केट चेंज हो गया है। जो पर्सपेक्टिव था कि ये यही रहेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे अब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस आने लगा है और वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पार्टिसिपेट करने लगे। पंकज सर, एक अंतिम सवाल आपसे हम लेंगे कि अभी हाल में हमने देखा कि यूरोजोन मंदी की चपेट में आ गया है, न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था भी मंदी की चपेट में आ रही है और भी कई देश लाइन में लगे हुए हैं। भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अगर हम बात करें, चाहे बात वो निवेशकों की हो, डेवलपर्स की हो, हमारे लिए कितनी चिंता वाली बात है? देखिए, आप कॉमर्शियल रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद चिंता की बात है, क्योंकि वो मैक्रो इकोनॉमिकली ज्यादा कनेक्टेड रहता है। लेकिन जब रेजिडेंशियल की बात करते हैं तो हम हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री हैं और हमारे पास डोमेस्टिक डिमांड है, और यही कारण है कि कोविड की महामारी के बीच में भी हमारे पास तेजी इसके लिए आई क्योंकि इंटरेस्ट रेट गिर गए और प्राइस कम होने की वजह से अफोर्डेबिलिटी और प्राइसेस का गैप जैसे कम हुआ वैसे ही आपको तेजी दिखाई दी। प्राइस राइज शायद इस तरीके का नहीं होगा जो पिछले 1 साल के अंदर हमने देखा है कंटिन्यूअस, बिकॉज इन्वेंट्री बढ़ रही है। तो कुछ एक माइक्रो मार्केट हैं जैसे दिल्ली NCR में जैसे जैसे न्यू लॉन्चेस बढ़ेंगे, बैंगलोर में न्यू लॉन्चेस बढ़ेंगे, दूसरे शहरों में न्यू लॉन्चेस बढ़ेंगे, आपको प्राइस ग्रोथ थोड़ी अरेस्टेड दिखाई देगी, लेकिन वॉल्यूम्स और इन्वेंट्री बढ़ती हुई नहीं मिलेगी आप। यानी वॉल्यूम और इन्वेंट्री बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है अगले कुछ महीनों में। हालांकि ये एक राहत की बात है कि भाव नहीं बढ़ते दिखेंगे। NCR के मार्केट में डिमांड बनी हुई रह सकती है। अनसोल्ड इन्वेंट्री जिसका हमने जिक्र किया सालाना 12% बढ़ी है, जो कि चिंता की बात है। हालांकि अब घर खरीदारों का जो फोकस है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की ओर बढ़ा है, जो कि बीते कुछ साल में कमजोर था। ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। बिल्कुल, ये चर्चा जारी रखेंगे, अगले रियल ट्रेंड्स का रुख करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक अहम रियल ट्रेंड्स की ओर रुख कर रहे हैं।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और प्रॉपर्टी प्लस में हम अलग अलग सेगमेंट पर अलग अलग खबरों पर बात करते हैं। आज भी शो में तमाम अहम मुद्दे जारी हैं और अगले रियल ट्रेंड्स की ओर बढ़ते हैं। देश भर में बड़े घरों की मांग लगातार बढ़ रही है, लिहाजा डेवलपर्स भी औसतन बड़े घर बना रहे हैं। ये बातें निकलकर सामने आई हैं एनारॉक की हालिया रिपोर्ट में। बीते 5 साल में देश के टॉप 7 शहरों में घरों का औसत आकार 1150 वर्ग फीट से बढ़कर 1225 वर्ग फीट हो गया है। टॉप 7 शहरों में औसत आकार में सबसे अधिक ग्रोथ एनसीआर में देखने को मिली है, तो वहीं सबसे बड़े घरों के मामले में हैदराबाद का नंबर आता है। यहां औसतन घरों का जो आकार है वो 2200 स्क्वायर फीट का है। इसके बाद एनसीआर का नंबर आता है। तो वहीं अगर सबसे छोटे घरों की बात करें तो एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में सबसे छोटे घर, औसतन सबसे छोटे आकार के घर देखने को मिल रहे हैं। 743 वर्ग फीट औसत आकार है। देश के बाकी शहरों में फ्लैट साइज को लेकर क्या ट्रेंड है, आकार के मामले में किस शहर के लोग कैसा घर पसंद कर रहे हैं, जानते हैं एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी से। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, पहला सवाल ये होगा कि कोविड के बाद लोग बड़े घर पसंद कर रहे हैं, ये तो हमने देखा, इस पर तमाम सर्वे भी आए, आपकी भी रिपोर्ट पर हमने बात की थी। घरों का औसत साइज बढ़ने का जो कारण है वो, पहली बात तो क्या कारण है? मिड और लग्जरी सेगमेंट में बिक्री भी बढ़ती हमने देखी है, इसके पीछे अकेला कोविड ही कारण है या फिर कुछ और रीजन भी आप देख रहे हैं? दीपक जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है आपके शो पे आने का, हर बारी जब भी आते हैं। तो पहली बात तो है दीपक जी, जो घर बड़े हुए हैं ये शुरू ऑनसेट हुआ था कोविड के रीजन से, क्योंकि उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, बहुत सारी स्कूलिंग हो रही थी घरों से ही। बहुत सारों के पेरेंट्स थे जो बच्चों के पास आ गए, इकट्ठे रहने लग गए। बहुत सारे ऐसे थे दीपक जी जो जॉइंट फैमिली में ऑलरेडी रहते थे, पैसे थे उनके पास, पर वो घर छोटे में ही रहते थे, क्योंकि बोलते थे हम तो सिर्फ रात को ही आते हैं सोने के लिए घर पे, तो कोई जरूरत नहीं है बड़ा घर खरीदने की। सडनली कोविड के अंदर इनको रियलाइजेशन हुई कि घर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज और चल रही हैं, क्योंकि ये 24/7 घर पे ही रह रहे थे उस टाइम पे। अब वो एक हैबिट बन गई लगती है। कोविड खत्म हुए भी काफी टाइम हो गया, पर आज भी जो डिमांड है बड़े घरों की है। अनुज सर, इसमें एक और समझने वाली बात है कि ये लग्जरी सेगमेंट में देखने को मिला है या फिर अक्रॉस द सेगमेंट हर सेगमेंट में साइज बढ़ता हुआ देखा है, चाहे वो मिड हो, अफोर्डेबल हो या लग्जरी हो? बिल्कुल सही है दीपक जी। इंटरेस्टिंगली लग्जरी में तो बड़ा ही बड़ा, बट इवन अफोर्डेबल हाउसिंग में बड़ा। अफोर्डेबल हाउसिंग में भी, जैसे मैंने बोला दीपक जी, 1 बेडरूम बहुत मुश्किल हो गया आज की डेट पे बेचना। जो 1 बेडरूम वाला है वो बोलते हैं मुझे चाहे स्मॉल 2 बेडरूम दे दो, मेरे को चाहिए 2 बेडरूम। जो पहले 1 बेडरूम में गुजारा कर रहे थे, अब एटलीस्ट 1.5 बेडरूम इफ नॉट 2 बेडरूम चाहिए। तो उस कैटेगरी के अंदर भी जो अपार्टमेंट साइजेस हैं ये बड़े हुए हैं। अनुज सर, आपका जो पूरा डेटा है इसमें एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को भी कैलकुलेट किया गया है या फिर हम सिर्फ नए लॉन्चेस की बात कर रहे हैं? तो दीपक, इसके अंदर दोनों चीजें हैं। इसके अंदर है जो हमारे न्यू लॉन्चेस हुए हैं, और जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो लॉन्च हो चुकी हैं पर सोल्ड नहीं हुई हैं। तो दोनों को मिला के हमारा ये डेटा है। इसमें मेजॉरिटी जो आप देखेंगे वो न्यू लॉन्चेस देखेंगे, क्योंकि जो कंप्लीटेड अनसोल्ड प्रॉपर्टी थी वो दीपक इनिशियल पीरियड ऑफ कोविड में ही बिक गई थी। मुझे ऐसे लगता है दीपक जी, मेरा अपना ख्याल है कि ये सिनेरियो रहेगा। ये सिनेरियो लोगों ने समझ लिया है कि घर जो होना चाहिए कंफर्टेबल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि घर के अगर कुछ और परिवार मेंबर्स भी आए रहने के लिए तो आप उनको अकोमोडेट कर सकें। और इसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर वर्क फ्रॉम होम से हो या स्कूलिंग फ्रॉम होम हो तो एबिलिटी होनी चाहिए, बच्चे पढ़ सकें या आप काम खुद करना चाहते हैं तो चुपचाप एरिया के अंदर कर सकें। तो ये बड़ा घर मेरे को लगता है रहेगा आज से 3-4 साल बाद भी। बिल्कुल, जैसा कि आपने एमएमआर के बारे में बताया कि टिकट साइज हाई थी, लिहाजा डेवलपर्स ने एवरेज साइज छोटा कर दिया। इसको दूसरी तरह से देखें तो एमएमआर में बीते 5 साल में जबरदस्त विस्तार देखने को मिला है। नवी मुंबई है, ठाणे समेत सेंट्रल सबर्ब में कई नई लोकेशंस डेवलप हुई हैं। वेस्टर्न सबर्ब में भी हम देखें तो एक्सपेंशन काफी दूर तक देखने को मिला है। एमएमआर में घरों का जो एवरेज साइज घटा है, क्या सिर्फ स्पेसिफिक कुछ रीजन में है या फिर ओवरऑल हर जगह हम देख पा रहे हैं कि एवरेज साइज कम हुआ है? दीपक जी, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर बॉम्बे आज की डेट के ऊपर, बॉम्बे नहीं एमएमआर में बोलूंगा, आज की डेट पे दीपक जी 50% ऑफ इंडिया सेल ऑफ द टॉप 8 सिटीज इन वैल्यू टर्म इज हैपनिंग इन बॉम्बे।
तो मतलब आप वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो नियरली 50% टॉप सिटीज का बॉम्बे में बिकता है और बाकी 50% दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, इन सब सिटीज को मिला के बिकता है। तो बॉम्बे बहुत ही भारी भरकम बन गया है ऑन दी रेजिडेंशियल न्यू होम सेल्स। एमएमआर में एरिया ज्यादा नहीं बढ़े क्योंकि प्राइस पर स्क्वायर फुट काफी ऊपर गई। एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपर ने बड़ी इंटेलिजेंटली एरिया को रिस्ट्रिक्ट रखा ताकि उसकी जो ओवरऑल टिकट प्राइस है सेल की वो अफोर्डेबल सेक्टर में आज भी आए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आगे मिड और अफोर्डेबल में डिमांड बढ़ सकती है। इसे और विस्तार से अगर हम समझना चाहें तो लग्जरी और मिड सेगमेंट में बम्पर बिक्री तो देखने को मिल रही है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में बिक्री कमजोर है। आगे ट्रेंड कैसा देख रहे हैं आप? देखो दीपक जी, लग्जरी अब मेरे को लगता है कि थोड़ी अनॉमली है कि इतना अच्छा जो किया लग्जरी ने, मेरे को ऐसे लगता है कि अनॉमली है। और ये अनॉमली में भी दिल्ली और बॉम्बे दो ही शहर में है ज्यादा। बाकी आप देखेंगे कहीं पे भी, चाहे वो हैदराबाद, चेन्नई, पूना या कलकत्ता एरिया में देखेंगे दीपक जी, तो इतनी ज्यादा लग्जरी की डिमांड नहीं आई जिस हिसाब से बॉम्बे और दिल्ली में आई है। बहुत सालों के बाद ये सेक्टर उठा था। बट ये इतनी ज्यादा इसमें डेप्थ नहीं है इस सेक्टर में, और अगर है भी तो सिर्फ दो ही शहर में है, दिल्ली और बॉम्बे में। इसी से जुड़ा हुआ एक अंतिम सवाल सर आपसे करेंगे कि नए लॉन्च को अगर हम देखें तो लग्जरी और मिड सेगमेंट में तो नए लॉन्च बढ़े हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आगे मिड और अफोर्डेबल में मांग बढ़ेगी, लेकिन इन सेगमेंट्स में उतने लॉन्चेस नहीं दिख रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? तो बिल्कुल ठीक है दीपक जी, ये आप देखेंगे मिड में बढ़ना शुरू हो गए हैं लॉन्चेस। अभी आप अफोर्डेबल में भी देखेंगे कि काफी इसकी सप्लाई इंक्रीज होगी क्योंकि एक्चुअल डिमांड जो है वो मिड टू अफोर्डेबल में ही है। एंड वहीं पे ही आप देखेंगे कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स सप्लाई ज्यादा मिड टू अफोर्डेबल में आएगी सारे 8-9 शहरों के अंदर। ठीक है, यानी अब तक मिड सेगमेंट में भले ही अच्छी मांग थी, बिक्री थी, लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट में जो कमजोरी दिख रही थी वो अब उम्मीद की जा रही है कि अब आगे अफोर्डेबल सेगमेंट में तेजी आएगी। हालांकि अपने मेन टॉपिक पर अगर हम आएँ तो शहरों में जो घरों का एवरेज साइज लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये मोमेंटम भी जारी रह सकता है। हालांकि एमएमआर में टिकट साइज बड़ा होने के चलते यहाँ वो तेजी नहीं है। चेन्नई में एवरेज साइज कमजोर होता दिखा है। आगे बन रहे ट्रेंड्स पर बात जारी रहेगी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया करेंगे अनुज सर। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है जी बिजनेस पर, आप बने रहिए। अगले प्रॉपर्टी प्लस में लेकर आएंगे प्रॉपर्टी जगत की कुछ और तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।